अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है किस्सेदार यार ना बिछड़े और इसके राइटर हैं शाहरुख गुल। तो इसको अब शुरू करते हैं। सो जा, मुझे अब नींद आ रही है। वो हाथ में सेल फोन पकड़े बेड पर लेटे मैसेज टाइप कर रही थी। दूसरी तरफ से जवाब मसूल हुआ। मिस आयात, मुझे अभी नींद नहीं आई तो तुम भी अभी जागोगी। कीपैड पर फिर से टाइप करने लगी। मैं कोई मिस विस नहीं हूँ, आयत गुल हूँ, और मेरा नाम पुकारना ही होता है तो पूरा पुकारा करो, वरना मत पुकारा करो। और मैं नहीं जागने वाली इतनी देर, अम्मी गुस्सा होंगी। मैं तो आयात ही बोलूँगा, तुम्हें गुस्सा लगता है तो लगे। दूसरी तरफ से मैसेज मसूल हुआ। टाइपिंग फिर से शुरू हो गई। बहुत ही बिगड़े हुए इंसान हो तुम। जवाब मसूल हुआ। आखिर एसम खान जो हूँ, ऐसे बिगड़ा ना होता तो मुझे एसम कौन कहता। आयत फिर से मैसेज टाइप कर रही थी। मुझे हंसी आ रही तुम्हारी इस बात पर। अब मैं सोने लगी हूँ। एसम का मैसेज फिर से आया। तुम हंस लो मगर सोना नहीं। अगर सोना है तो एक शर्त पे सोने दूंगा। शर्त? आयब ने मैसेज सेंड किया। न्यू मैसेज रिसीव्ड सेल पर चमक रहा था मगर वो सेल फोन हाथ में पकड़े ही सो चुकी थी। एसम ने 2-3 मैसेज मजीद किए मगर कोई जवाब मसूल नहीं हुआ तो गुस्से से बड़बड़ाने लगा। बहुत ही कोई ढीठ लड़की है, मेरे कहने के बावजूद सो गई। पता नहीं खुद को क्या समझती है। आयत गुल हयात खान की सबसे छोटी बेटी थी, जबकि सबसे बड़ा एक बेटा दाऊद था। एसम खान आयात का चचाजाद था, जो कि हयात खान के छोटे भाई बिलाल खान का सबसे बड़ा बेटा था। इससे छोटी एक बहन इकरा और इससे छोटा भाई अब्दुल्ला था। इन दोनों घरों के बच्चे और बड़े रस्मन किसी मौके पर मिलते और वहाँ भी बस सलाम दुआ ही होती थी, सिवाय आयात और एसम के। ख़ानदान के सभी लड़के आयात के लिए पागल थे मगर वो सिर्फ एसम के लिए पागल थी। बचपन से ही वो किसी और को घास न डालती थी। सुबह होते ही आयात ने आधी खुली आंखों से इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिया। आखिर सेल फोन हाथ आ ही गया। एसम के रात के मैसेज देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये हमारे घर क्यों आएगा भला? आयात ने अपने छोटे से दिमाग पर जोर डाला। या अल्लाह, ये लड़का क्यों आ रहा है? वो फिर से बड़बड़ाई। सेल फोन हाथ में पकड़े वो वहीं बैठे सोच रही थी कि तभी सबा ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही कमरे में दाखिल हुई। आयात ने जल्दी से सेल फोन साइड टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर ली, वरना ख्वामखा सुबह सुबह डांट पड़ जाती। आयात बेटा उठ जाओ, अब सुबह कब की हो चुकी है, 9 बज रहे हैं। मगर तुम दोनों बहन भाई सारी रात मोबाइल पर लगे रहते हो और सुबह उठने का नाम ही नहीं लेते हो, सबा ने आयात को हिलाते हुए कहा। आयात ने भी खूब अदाकारी करते आंखें मलते हुए जी अम्मी कहकर आंखें खोली। मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ, सबा आयात को बोलकर किचन में चली गई। आयात भी सर हिलाते हुए बिस्तर से बाहर निकल आई मगर ध्यान इसका अभी भी एसम के मैसेजेस में ही था। अगर इसके आने से अम्मी अब्बू या दाऊद को पता चल गया तो आयात बेटा तुम तो गई काम से, वो टूट ब्रश करते हुए सोच रही थी। वो फ्रेश होकर किचन की तरफ आई तब तक सबा नाश्ता बनाकर टेबल पर रख चुकी थी। इतने में दाऊद भी नाश्ते के लिए आ गया था। हाँ भाई, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? दाऊद ने रोटी का नवाला लेते हुए आयत को पूछा। क्या भाई, आप रोज ही एक सवाल पूछकर तंग नहीं आते? आयत ने भी मानो ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तुम बता ही दो ना, भाई को बेचारा रोजाना तुमसे पूछता है। सबा ने भी दोनों बहन भाइयों की नोकझोंक में हिस्सा लेते हुए कहा। क्या अम्मी, आप भी ना, कोई बेचारा वारा नहीं है। इसने तो मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है और आप भी इसके साथ मिल जाती हैं, आयात ने जवाब देते हुए कहा। सुबह सुबह ही मेरी बेटी को तंग नहीं करो, अब सबा ने दाऊद को डांटते हुए कहा। यूं ही बातें करते करते तीनों ने नाश्ता किया। आयात बर्तन समेट कर किचन में रखने लगी जबकि दाऊद ही वहीं बैठा माँ को यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुलने जाता है तो सामने एसम को खड़ा देखकर थोड़ा हैरान परेशान होता है, क्योंकि ना तो उनकी तरफ किसी भी कज़न का आना जाना था और ना ही ये किसी की तरफ जाते थे। दाऊद एसम को सलाम दुआ कर के बाद टीवी लॉन्च में लेकर आता है और माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, अम्मी देखिए तो सही, आज कौन हमारे घर आया है। सबा भी एसम को देखकर खुश होती है। अरे बिस्मिल्लाह एसम बेटा, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? बस ताई अम्मी, कॉलेज से कुछ दोस्त आए हैं तो इनको इकबाल मंजिल दिखाई पहले, और अब वो लोग बस जिद थे कि तेजा सिंह फ़ोटोशूट करना है तो निकल आए। अब हमारा तो बचपन ही इन्हीं जगहों पर गुजरा तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक आपकी तरफ ही चक्कर लगा लो, ऐसा ने जवाब दिया। इतने में
आयत भी एसएम की आवाज़ सुनकर किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आयत ने सलाम करते हुए एसएम से पूछा। बेटा बताऊंगा तुम्हें, तुमने सुबह से एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। एसएम ने दिल में सोचा और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अरे आयत, भाई से हाल ही पूछती रहोगी या इसके लिए कुछ ठंडा भी लाओगी? सबा ने आयत को डांटते हुए कहा। एसएम ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की, मगर आयत का तो जैसे दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़े सब बाहर आने को थे। भाई लफ्ज़ इसके दिल पे ठा करके लगा था। बेचारी का दिल तो किया था कि अम्मी को सुना दे, भला ये मेरा भाई कब से हुआ? बचपन से आप ही तो कहती आई थी भाई सिर्फ अपने होते हैं, और आजकल तो अपने सगे भाई अपने नहीं बनते तो गैर क्या बनेंगे? मगर इसे अपने लबों पर चुप की टेप लगाकर किचन की तरफ मुंह करना पड़ा। अम्मी इस पर आसमान की बिजलियां गिराकर एसएम से घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने में मसरूफ़ हो गई। आयात भी जूस का गिलास मेज़ पर रखे इधर ही सोफे पर बैठ गई। रिजल्ट कब आ रहा है फिर? दाऊद ने एसएम से पूछा। दाऊद जो खुद रो रो के यूनिवर्सिटी पहुंचा, मगर जब तक वो किसी से ये सवाल ना पूछ लेते उसे सुकून नहीं आता था। मगर एसएम भी आखिर इसी का कज़न ठहरा। इसने भी जवाब देने की बजाय ये तीर आयात की तरफ फेंक दिया। दाऊद भाई, आपको आयात ने नहीं बताया? भाई रोज़ मुझसे एक ही सवाल करते हैं, लगता हमारे रिजल्ट की हमसे ज़्यादा भाई को फिक्र है। आयत ने भी मौका देकर दाऊद की क्लास लेनी चाहिए। ना बच्चों, मुझे पता है रिजल्ट कब आना है तुम्हारा, मैं तो बस ये सवाल करके याद दिलाता हूँ, कहीं तुम रिजल्ट को भूल ना जाओ, दाऊद ने जवाब दिया। सबा तीनों की गुफ्तगू को एंजॉय कर रही थी। इतने में एसएम को कॉल आ गई। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ एसएम का कोई दोस्त था जो कि इससे जल्दी आने का कह रहा था। एसएम कॉल बंद होने के बाद ताई से जाने की इजाज़त मांगी। ताई अम्मी, अब मैं चलता हूँ, वापस दोस्त बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, मगर चक्कर लगा लिया करो, सबा ने जवाब दिया। जी, मैं तो अब चक्कर लगाता रहूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आप कब चक्कर लगाएंगी ताई अम्मी हमारे घर? एसम ने कहा। तुम्हारी शादी पे। अब की बार दाऊद ने माँ के जवाब देने से पहले ही जवाब दे दिया। मगर मुझसे पहले आपका नंबर है दाऊद भाई, एसम ने जवाब दिया और चारों हंसने लगे। शादी की बात पर एसम और दाऊद की हो रही थी, मगर आयात के दिल में वाकई लड्डू फूटने लगे थे। एसम खुदा हाफिज कहकर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। तभी आयत अपने कमरे की तरफ लपकी और दाऊद लॉन्च में वापस आकर बैठ गया और सबा किचन में चली गई और आयात को किचन से आवाज़ दी। आयात कमरे से निकलते हुए एसम को मैसेज करके फ़ोन लॉन्च में मेज़ पर रखकर किचन में चली गई। सबा आयात को सब्ज़ी काटने का कह रही थी। एसम आयात के मैसेज पे मैसेज करने एसम आयात को मैसेज पे मैसेज कर रहा था। दाऊद बार बार मैसेज टोन बजने पर तंग आकर आयत का फ़ोन साइलेंट पर लगाने के लिए पकड़ा ही था कि मैसेज का सिलसिला जारी रहा। तो दाऊद अभी मैसेज चेक करने ही लगा था कि अचानक ऊपर से आयत आ गई। तुम्हारी किसी 2 नंबर सानिया के बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने सेल साइलेंट पर लगाने के लिए पकड़ा था। दाऊद ने इतना कहा था कि आयत ने जल्दी से दाऊद के हाथ से मोबाइल पकड़ा। तुमने मैसेज पढ़े? आयत ने डरते डरते पूछा। नहीं। दाऊद ने अब इतना ही कहा था तो आयत की जान में जान आई और फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही इसने मैसेज पढ़े और इन मैसेज का जवाब देने की बजाय एसएम को कॉल कर दिया। एसएम ने कॉल रिसीव करने की बजाय काट दी। इसने फिर से कॉल मिलाई। एसएम ने फिर से नंबर मसरूफ़ कर दिया। पहले मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी और अब ड्राइविंग के दौरान ये मैडम तंग कर रही है। अजीब मुसीबत पा ली है मैंने भी, एसएम बड़बड़ाया। एसएम का दोस्त फुरकान जो कि फ्रंट सीट पर एसएम के साथ बैठा हुआ था, इसने सेलफोन स्क्रीन पर आयात कॉलिंग देख लिया था, इसलिए फुरकान ने एसएम को तंग करते हुए कहा, एसएम कर लो भाभी से बात, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो? इससे पहले कि एसएम कुछ बोलता, पीछे बैठे दोस्तों ने भी एसएम से सवाल पे सवाल शुरू कर दिए। ओए एसएम के बच्चे, एक और भाभी कौन है और हमें बताया भी नहीं तुमने? अब तुम हमसे बातें छुपाओगे यार। माना कि अब तो कॉलेज में हमारे साथ नहीं, मगर नई गर्लफ्रेंड बना ली और हमें नहीं बताया। डेट्स नॉट फेयर। बस यही दिन देखने को रह गया था। एसएम ने इन सबके सवालों से तंग आकर नहर के किनारे ब्रेक लगा दी और इन सब से कहा, उतरो नीचे गाड़ी से, सब कोई नहीं लेकर जा रहा, मैं तुम में से किसी को भी। हेड मरला और मुंह फैलाए बैठ गया। अरे भाई तुम तो नाराज़ ही होगे, मैंने तो एमी तुम्हें कहा था। और ये जो पीछे बैठी मखलूक है, क्या ज़रूरत थी तुम सबको इससे एक साथ सब कुछ पूछने की? फुरकान ने कहा। सॉरी यार, चल ना, अब ड्रामे बंद कर और गाड़ी स्टार्ट कर। नहीं बताना तो मत बता, पीछे बैठे एक दोस्त ने कहा। इतने में आयात ने मैसेज किया, क्या मसला है? एसएम की
मैसेज टून बजने पर फुरकान ने कहा, भाभी मैसेजिंग, और सभी दोस्त हंस पड़े। साथ एसएम भी सेल फोन स्क्रीन पर इसका नाम देखकर हंसने लगा। तुझे हमारी नई भाभी की कसम, ले चलना है मल्ला मुझे। देखो मैं जंग की खूबसूरती छोड़कर सिर्फ सियालकोट देखने आया हूँ, वरना मैं अभी इसे नहर में कूद जाऊंगा और इल्ज़ाम तुझ पे आ जाएगा। एक और दोस्त ने कहा, बकवास नहीं करो तुम सब, क्या भाभी भाभी लगा रखा है, ये सिर्फ दोस्त है, किसी की कोई भाभी नहीं है। एसएम ने जवाब दिया, अच्छा चल ना, तू इससे बात कर, अब मैं ड्राइव करता हूँ, फुरकान ने कहा। ना, ड्राइव मैं ही करूँगा और जैसे बात इससे मैं बाद में बात कर लूँगा। एसएम ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की और हेड मरला पहुंचते ही सब दोस्तों को उतारकर गाड़ी पार करने चला गया। गाड़ी पार करने के बाद इसने अपना सेल फोन निकाला और आयात को कॉल मिलाई। आयात ने पहले ही रिंग पर कॉल रिसीव कर ली। कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही थी, आयात गुस्से से चलाई। गुस्सा क्यों कर रही हो यार, ड्राइव कर रहा था इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। बताया था ना कि कॉलेज से दोस्त आए हैं, तुम्हारे घर से निकला था, इनको पिक करके हेडमरला लेकर चला आया, एसएम ने कहा। मैंने कुछ कहा है क्या? आयत ने जवाब दिया। हाँ ना, गुस्सा तो हो रही हो मिस आयात, वैसे आज भी तुम अच्छी लग रही थी, एसएम ने आयात को मनाते हुए कहा। अब ड्रामे ना करो मुझ मुझसे तुम। आयात अब नखरे करने के मूड में थी। अच्छा ना, सॉरी, और तुमने आज मुझे मिस कहने पर भी नहीं डांटा, एसएम ने कहा। हाँ ना, वैसे तुम पर भी ब्लैक सूट जच रहा था, तुम्हारा फेवरेट है क्या? दूसरी तरफ आयात ने कहा, ना यार, ब्लैक तो बस ऐसे ही पहन लिया था, मेरा तो ब्लू कलर फेवरेट है। एसएम कॉल करते करते जनाब के किनारे पर आखड़ा हुआ, तभी इसका दोस्त इसे आवाज़ देते हुए पानी में आने के लिए बुलाया। यार आजा, कितनी देर बात करेगा? इससे पहले कि आयत कुछ बोलती, एसएम ने पहले ही कह दिया, चलो अब मैं घर जाके बात करता हूँ। आयत ने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी और सेलफोन कमरे में रखकर छत पर परिंदों को दाना डालने चली गई। दिन भर की खूब मौज मस्ती के बाद शाम को एसएम दोस्तों को छोड़कर जब घर पहुंचा तो अम्मी को सलाम करते हुए कमरे में जाने ही लगा था कि समीना ने सलाम का जवाब देने की बजाय एसएम की क्लास लेना शुरू कर दी। दिन भर दोस्तों के साथ गुजार दो और रात होते ही घर आकर कमरे में घुस जाओ, बस और कोई काम नहीं है। कोई अता पता नहीं क्या हो रहा है घर में, ना तुम्हारे बाप को कोई फिक्र है घर की और ना तुम्हें। अम्मी, क्या हो रहा है घर में? सब भले चंगे तो हैं, और आप वो अब्बू का गुस्सा मुझ पे मत निकाले, एसएम ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हें तो सब ठीक ही लगेगा, समीना ने कहा। अम्मी, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, एसएम इतना कहकर दरवाजे को जोर से बंद करके अपने कमरे में चला गया। ये दरवाज़ा किसी दिन टूट जाएगा, सबको गुस्सा निकालने के लिए यही मिलते हैं बस, समीना के पास बैठी इकरा ने कहा। तो समीना ने इसे भी ये कहकर चुप करवा दिया। चुप करो तुम, बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी आजकल, कुछ ज़्यादा ही पढ़ निकल आए हैं तुम सबके। आयत की सुबह जल्दी आँख खुल गई थी। इसने उठते ही तकिए के नीचे हाथ फेरा, सेलफोन हाथ लगते ही इसने फ़ोन चेक किया। इस पर कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई हुई थी। इसका दिल उदास सा हुआ। इतना भी क्या सख्त दिल होना। ठीक है ऐसा, मगर तुम नहीं याद करते तो मैं भी तुम्हारे बिना कोई मरे नहीं जा रही। मैं भी तुम्हारी ही कज़न हूँ, मैं भी मैसेज नहीं करने वाली तुम्हें। वो बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ बढ़ी। हयात खान का रोज़ का मामूल था कि फैक्ट्री जाने से पहले वो सुबह 7 बजे की खबरें ज़रूर सुनता। आज भी वो लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। हयात ने सलाम किया तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ, क्योंकि आया जल्दी बस कॉलेज जाने के लिए उठती थी, वरना छुट्टी वाले दिन माँ इसे ज़बरदस्ती नाश्ता करने के लिए उठाती थी। आज कॉलेज जाना है क्या तुम्हें? हयात खान ने पूछा। नहीं अब्बू, बस जल्दी आँख खुल गई, आयात ने जवाब दिया। चलो अब उठ ही गई हो तो एक कप चाय ही बना दो मेरे लिए, मैं तो कब से तुम्हारी माँ के उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ, हयात खान ने चैनल बदलते हुए आयात से कहा। नाश्ता भी बना देती हूँ अब्बू आपके लिए। इतना कहकर वो किचन में चली गई। आयात ने नाश्ता बनाकर बाप को दिया। इतने में सबा भी उठ गई और दाऊद को यूनिवर्सिटी जाने के लिए जगाकर किचन की तरफ आई तो आयत खड़ी चाय पी रही थी। रात को कोई फिल्म नहीं दिखी तुमने क्या? माँ ने आयात से पूछा। नहीं, जल्दी सो गई थी, आयत ने चाय का घूंट पीते हुए जवाब दिया। तभी तो मैं सोचूं कि आज किचन में कौन घुस गया। सबा ने इतना कहते हुए चाय बनाने के लिए पतीली चूल्हे पर रखी। आप रहने दे, मैं बना देती हूँ, आयत ने चाय का कप साइड पर रखते हुए कहा। चलो तुम बनाओ फिर नाश्ता, और दाऊद के लिए चाय मत बनाना, शेक बना देना। मैं तब तक तुम्हारे अब्बा के कपड़े निकाल कर रखाऊँ और इस दाऊद को भी ज़रा देखूं उठा है या नहीं। सबा ये कहकर कमरे में चली गई। आयात ने फटाफट नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाया। अरे वाह भी, आज सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकला? दाऊद ने
आयत को नाश्ता लगाते देखकर कहा, सूरज मशरिक से निकले या मगरिब से, तुम्हें क्या? अब्बा ने दोनों बहन भाइयों की तरफ टीवी से नज़र हटाकर देखा तो आयत के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। दाऊद भी अब्बा की इस नज़र का मतलब समझ चुका था, इसलिए चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। आयत किचन की तरफ चलती बनी। ये दोनों बहन भाई सिर्फ माँ के सामने ही टट टट बोलते थे। अब्बू के सामने इनको जैसे सांप सूंघ जाता था। हयात खान ने इनको कभी मारा नहीं था, मगर इसकी चुप से ही आयत और दाऊद डरते थे। अब सबा भी नाश्ते के टेबल पर आकर बैठे नाश्ता करने लगी। राशिद का फ़ोन आया था मुझे, फरीदा और बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं शाम की फ़्लाइट से। राशिद के किसी भतीजे की शादी है। राशिद तो खुद तो नहीं आ रहा, मगर एहसन को भेज रहा है, क्योंकि फरीदा और रईसा को अकेले नहीं भेज सकता था। हयात खान ने सबा को टीवी बंद करते हुए कहा, राशिद भाई खुद भी आ जाते। सबा ने नवाला मुंह में लेते हुए कहा, वहाँ भी तो किसी एक को होना चाहिए ना। वैसे भी 1-2 रोज़ में यहाँ से माल एक्सपोर्ट होकर जाना है, तो फिर वो सब मामलात भी तो देखने हैं इसे। और हाँ, एक और बात, हयात खान ने तायद करते हुए कहा, फरीदा सीधा यहीं आएगी और 2-3 दिन तक यहीं ही रुकेगी, फिर अपने घर जाएगी। अबू पप्पो हमारे घर ही रुकेगी? दाऊद ने अब की दफ़ा अब्बा से पूछा। हाँ, वो तो बस जिद थी कि अपने घर ही जाएगी, मगर मैंने ही कहा कि हमारी तरफ ही रुक जाए। इतना कहकर हयात खान फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। जबकि सबा और दाऊद नाश्ता करने लगे। फरीदा हयात की अब्बा की इकलौती बहन थी, जो कि इंग्लैंड में अपने शोहर राशिद और 2 जुड़वा बच्चों एहसन और रईसा के साथ मुकीम थे। रईसा एहसन से 1 मिनट छोटा था, मगर इस पर रौब ऐसे जमाता था जैसे इसका बड़ा भाई हो। रईसा और एहसन हयात से 2 साल बड़े और दाऊद से छोटे थे। वैसे तो हयात खान के ख़ानदान में औरतों की इतनी कोई ख़ास कदर नहीं थी, मगर हयात खान को अपनी बहन से बहुत लगाव था। इधर समीना भी अब्दुल्ला को स्कूल जाने के लिए नाश्ता बनाकर दे रही थी कि तभी इकरा ऊँघते हुए सेल फोन हाथ में पकड़े माँ के पास आकर खड़ी हुई बोली, अम्मी फूफो पाकिस्तान आ रही हैं। मुझे क्या पता, समीना ने जवाब दिया। वो मैंने रईसा और एहसन का स्टेटस देखा था, इसलिए पूछा। मुझे लगा अब्बू ने शायद आपको बताया हो, इकरा ने माँ से कहा। तुम्हारे अब्बू ने तो नहीं बताया मुझे। चलो आज फ़ोन आएगा तो पूछूंगी, समीना ने कहा। इकरा अच्छा कहते हुए वापस चलेगी। दोपहर में हयात खान ने फैक्ट्री का काम ख़त्म करने के बाद घर कॉल की। सबा ने कॉल रिसीव की। मैं कुछ देर में फैक्ट्री से फारिग होकर घर आऊँगा, वहाँ मुझे एक दोस्त से मिलना है। फिर इसके बाद मैं एयरपोर्ट चला जाऊँगा फरीदा को लेने, तो तुम खाने का इंतज़ाम कर लेना, हयात खान ने सबा की कॉल रिसीव करने के बाद कहा। सबा ने कॉल बंद करने के बाद आयात को आवाज़ देकर बुलाया। आयात के बाहर आने पर सबा ने आयात से कहा, दाऊद को मैसेज करके बोलो जल्दी घर आ जाए, बाज़ार से कुछ सामान लाना है। अम्मी आप लिस्ट बना दें, मैं इसे मैसेज कर देती हूँ। भाई यूनिवर्सिटी से आते हुए ले आएगा, वरना इतनी गर्मी में इसे फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। आयात ने दोबारा कमरे से सेल फोन ले जाते हुए कहा। थोड़ी देर में दाऊद यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए सारी चीज़ें ले आया। सामान किचन में रखने के बाद दाऊद सोने चला गया, जबकि दोनों माँ बेटी मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर दोनों किचन से बाहर निकलकर बैठी ही थी कि दरवाजे पर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए, जाओ दरवाज़ा खोलो, सबा ने हयात को कहा और खुद दाऊद को उठाने चली गई। आयत मुंह बनाते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। मेन गेट इसने बड़ी मुश्किल से खोला। हयात खान गाड़ी अंदर लाया। गेट खोलते हुए इसका दुपट्टा सर से उतर गया था। अब्बा के गाड़ी से उतरने से पहले वो अपना दुपट्टा सर पर ले चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही एहसन की नज़र इस पे पड़ी थी। इसने लाल रंग का एक सादा सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन वो रईसा से ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। वैसे तो एहसन ने इंग्लैंड में अपने माँ और बहन के अलावा मुख्तलिफ त्योहारों पर बहुत सी और भी ख़वातीन को पाकिस्तानी ड्रेस में देखा था, मगर वो इससे पहली ही नज़र में भाग गई थी। सब गाड़ी से उतरे तो आयात अब्बा को सलाम करते हुए पप्पो से मिली। इतने में सबा और दाऊद भी बाहर आ गए थे। एहसन ने सबा से प्यार लिया, तब वो रईसा से मिल रही थी। रईसा से मिलकर वो दाऊद के साथ खड़ी होगी। एहसन ने दाऊद से मिलने के बाद आयात की तरफ सलाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ मिलाए बगैर वालेकुम सलाम कहकर लाउंज की तरफ बढ़ गई। इंटरेस्टिंग, एहसन ने हाथ पीछे करते हुए बड़बड़ाया। बाकी सब भी लाउंज में चले गए। एहसन भी इनके पीछे हो लिया। मेहमान जो कि आयात के लिए वबाले जान बने हुए थे, जब तक खुशगपी में मगन थे। आयात इनके लिए खाना लगाने में मसरूफ़ थी। आयात सलाद बना रही थी कि रईसा किचन में आई और मुस्कुराते हुए बोली, आयात आपी, मैं आई हेल्प यू एंड मोमानी इज़ आस्किंग व्हेन विल फूड बी
prepared. आपी, आयात के माथे पर बल पड़ा। आई बड़ी अंग्रेज़ी की औलाद, आई बड़ी अंग्रेज़ की औलाद, बड़ी तुम हो और आपी मैं हूँ। वाह रे वाह फुफ्फो, क्या कहने आपके बच्चों के। आपी, मैं आपकी कुछ मदद। इसे दिल में ये सोचते हुए कि शायद आयात को इंग्लिश समझ नहीं आई, अब की बार उर्दू को बिगाड़ते हुए अभी इतना ही कहा था कि आयात ने कहा, जस्ट 10 मिनट। वो जाने लगी तो आयात ने कहा, लिसन रईसा। यस, रईसा ने कहा, आई एम नॉट योर आपी। रईसा बुरा सा मुंह बनाते हुए किचन से बाहर निकल आई। आयत ने जल्दी जल्दी सब कुछ खाने की टेबल पर लगाया और खाना खाने के लिए सबको बुलाया। खाना खाते हुए पप्पू ने खीर का बॉल पकड़ा, पहले अपनी प्लेट में थोड़ी डाली, इसके बाद एहसन की प्लेट में डालते हुए कहा, एहसन को खीर बहुत पसंद है। खीर चखते ही एहसन से तारीफ किए बिना ना रहा गया। मुमानी, खीर बहुत ही मज़ेदार है। बेटा, ये खीर मैंने नहीं आयात ने बनाई है, सबा ने कहा। अब आयात को खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्या ज़रूरत थी खीर बनाने की। और अम्मी वैसे तो कभी तारीफ़ करेंगी नहीं, मगर अभी इन्हें ऐसे ही बताना था कि खीर उन्होंने नहीं मैंने बनाई। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। ऐसा ने एक नज़र आयात पर डालते हुए कहा, इट्स सो डिलीशियस आयात। आयात चुपचाप बैठी खाना खाने लगी। सब खाना खाकर कमरों में चले गए। सबा और आयात बर्तन उठाने में लग गई। सबा ने बर्तन धोने में आयात की मदद करनी चाहिए, मगर आयात ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं कर लूँगी, थोड़े से तो बर्तन हैं। मगर 11 बज चुके थे और बर्तन थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब वो इस लम्हे को कोस रही थी कि जब इसने इतने सारे बर्तनों को थोड़ा समझा था। एहसन को कॉल किया और सुबह घर आने के लिए मदऊ किया। एहसन ने सुबह दाऊद के साथ आने का कहा। एहसन कॉल बंद होने के बाद कमरे की तरफ जाने लगा, तभी आयात पर नज़र पड़ी। आयात को अकेले बर्तन धोते देखकर सेल फोन से आयात की एक तस्वीर लेने के बाद पॉकेट में डाल लिया और गुनगुनाते हुए किचन के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। माई लाइफ इज़ योर्स एंड ऑल बिकॉज यू कम into my world with love, so softly love। एहसन की आवाज़ सुनकर आयात ने पीछे मुड़कर देखा। कितना जुल्म होता है ना वैसे तुम पर। अगर आप कहें तो मैं कुछ मदद करवा दूँ माय डियर कज़न। वो इतना कहते हुए अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए आगे बढ़ा। अरे अरे एहसन भाई, मैं कर लूँगी, आप जाएं। आयत थोड़ा पीछे होते हुए बोली, आई एम नॉट योर भाई। ये कहते हुए इसने आयत का हाथ पकड़ा। आयत ने इसको पीछे धकेलते हुए अपना हाथ छुड़ाया। ये क्या बदतमीज़ी है, मैं अभी अब्बू को बताती हूँ। वो घर आई, इतने में किसी कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। एहसन गुनगुनाते हुए जल्दी से किचन से बाहर निकला। आयत के चेहरे पर एक रंग आया और एक जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये हुआ क्या है। वो जल्दी से बर्तन धोकर अपने कमरे में गई। इसका दिल तो किया कि बेड पे लेटी रईसा को उठाए और इसके भाई की करतूत बताए, मगर न जाने क्या सोचते हुए फिर वो चुपचाप लेट गई। सुबह जब दाऊद यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला तो ऐसा ने इसे कहा कि इसे एसम की तरफ छोड़ दे। ऐसा बेटा, इतनी गर्मी में तुम क्या इधर जाओगे, इससे ही इधर बुला लेते। नाश्ता करती हुई फरीदा ने एसन से कहा, मॉम ही इनवाइटेड मी लास्ट नाइट। और दाऊद भी तो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो मैं अकेले घर में रहकर क्या करूँगा। फरीदा ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ, मगर जल्दी आ जाना तुम। दाऊद इसे एसम के घर के सामने उतार कर चला गया। एसम ने डोरबेल बजाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया। इसने 2-3 बार घंटी बजाई। अरे कौन है बाबा, आ रही हूँ ना। आखिर अल्लाह अल्लाह करके अंदर से आवाज़ आई तो एहसन की जान में जान आई। समीना ने दरवाज़ा खोला तो एहसन ने सलाम करने के बाद पूछा, मोमानी आपने पहचाना मुझे? मैं एहसन। हाँ, फरीदा के बेटे हो ना तुम, बाहर क्यों खड़े हो, तुम अंदर आओ। दरअसल इकरा और अब्दुल्ला स्कूल चले गए तो मैं सो गई थी। समीना ये कहते हुए इसे अंदर ले आई। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। और साथ एहसन को जगाती हूँ। नहीं मोमानी, पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके आई हूँ, आप बस एहसन को बता दें एहसन आया है। इधर आया तो नींद से जागी तो एहसन को घर ना पाकर इसने सुकून का सांस लिया। एहसन और एहसन घंटों बैठे अपनी नई पुरानी मोहब्बत की दास्तान एक दूसरे को सुनाते रहे। तभी एहसन ने कहा, यार एहसन, आई नीड योर हेल्प। मैंने कल रात आयत से बात करनी चाहिए, मगर वो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचता हूँ, एहसन ने एहसन को दिलासा देते हुए कहा। कुछ देर बाद एहसन ने आयत को कॉल मिलाई। इसने रिसीव नहीं की। वो बार बार ट्राई करता रहा। आखिरकार आयत ने तंग आकर कॉल रिसीव की। क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? जब एक दफ़ा कोई इंसान कॉल पिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना एसम खान, आयत ने अपना बदला लेते हुए कहा। तुम इंसान से कब से चुड़ैल बनी? एहसन ने इसका मुंह ठीक करने के लिए कहा। एहसन ने इसे सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, पॉइंट पे आओ ना। एहसन ने एहसन की तरफ हाथ लाते हुए कहा, सब्र करना, मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है।
और साथ ही आयात से मुखातिब हुआ, मेरी प्यारी दोस्त मुझसे नाराज़ है, चलो मुझे डांट लेना, मगर इससे पहले कोई तुमसे बात करना चाहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आयात ने सोचा कि शायद एसम इसे तंग करने के लिए ऐसा कह रहा है। एसम ने एहसन को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, ये लो अब बात करो। आयात एहसन के अंग्रेज़ी लहजे में हेलो सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने फ़ौरन से कॉल बंद कर दी। एहसन ने फिर से ट्राई किया। आयात ने नंबर मसरूफ़ कर दिया। इसे एहसन की इस हरकत पे शदीद गुस्सा और रोना आ रहा था। अब एहसन पहले की तरह बार बार कॉल करने लगा। आयात ने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। एहसन के 100 दफ़ा ट्राई करने पर भी जब आयात ने कॉल रिसीव नहीं की तो एहसन ने मैसेज किया, यार ये क्या है, तुम अगर एहसन से बात कर लोगी तो मर नहीं जाओगी, प्यार करता है तुमसे। ये सुनकर आयात को और रोना आया। इस इंसान को एहसन का प्यार नज़र आ गया लेकिन मेरा प्यार नज़र नहीं आया। इसने ये सोचते हुए मैसेज लिखा, मैं बाद में बात करती हूँ, सेंड कर दिया और साथ ही एहसन को फिर से अनब्लॉक कर दिया। एहसन ये मैसेज देखकर थोड़ा रिलैक्स हुआ और एहसन से कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। एहसन ने फीकी सी मुस्कुराहट दी मगर इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं अब इसको बताता हूँ एहसन को ना करने का मतलब क्या होता है। फैक्ट्री से आकर हयात खान ने न्यूज़ चैनल लगाते हुए सबा से चाय बनाने का कहा। सबा चाय बनाकर लाई तो हेडलाइंस चल रही थी, इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कल किया जाएगा, तलबा और तलबात की दुआओं का सिलसिला अरूज पर, कल हयात का रिजल्ट आ जाएगा, अल्लाह ताला मेरी बेटी को कामयाब करे। सबा ने हयात खान से कहा तो उन्होंने इसके जवाब में चाय पीते हुए आमीन कह दिया। आधी रात को हयात ने एक नज़र सास सोती रेसा को देखा और दूसरी नज़र सेलफोन पे चमकते नाम को देखा और फिर दबे पांव कमरे से बाहर निकली और कॉल रिसीव करके चुप रही। एसम कब से हेलो हयात यार बात तो करो कहे जा रहा था। आखिर इसने चुप तोड़ते हुए आस्था से कहा, बोलो अब क्या बात करनी है तुम्हें। यार तुम अब ऐसे बात तो ना करो ना मेरे साथ, तुम हर वक्त मुझसे लड़ती ही क्यों रहती हो। एसम ने अयाज से गिला करते हुए कहा, तुम किस मिट्टी से बने हो, तुम्हें मुझ पर ज़रा तरस नहीं आता, मुझसे बात ना करने पे तुम्हें कोई अजियत नहीं होती है। आयात ने इतना ही कहा था कि पीछे से एहसन ने सेलफोन खींचते हुए इसका बाजू पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। वो चलाई। एहसन ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। मुझसे बात करते तुम्हें मौत पड़ती है ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। वो आयात की आंखों में आंखें डाले कह रहा था। अब्बू, वो फिर से चलाई, और ऊंची आवाज़ दो, बल्कि तुम छोड़ो मैं खुद आवाज़ देता हूँ। मामू मोमानी ऐसे ने शर्मचाया। ये कौन इस वक्त शर्मचा रहा है। सुबह बुलखलाते हुए उठी और इन दोनों के शोर से उठकर बाहर आ चुके थे। हयात, ये क्या हो रहा है। हयात खान ने गुस्से से कहा। मामू इससे क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ने कहा। आया जल्दी से अपना बाजू छुड़ाकर माँ के साथ रोते हुए लिपटी। ये सब क्या है एहसन बेटा, अब की दफ़ा फरीदा बोली। मोम आज घर किसी से बात कर रही थी ये इस वक्त, एहसन ने फ़ोन मामू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आयात ये क्या कह रहा है। दाऊद ने आयात को झंझोड़ते हुए पूछा। हयात खान ने कॉल लॉग से 5 मिनट पहले ख़त्म होने वाले नाम पर एक नज़र डाली। सानिया टू। इसने नंबर पर क्लिक करके सेलफोन कान को लगाया। हयात क्या हुआ था। दूसरी तरफ से एहसन ने जल्दी से कहा। मर्दाना आवाज़ सुनते ही हयात खान ने सेलफोन फर्श पर फेंका और एक ज़ोरदार थप्पड़ हयात के मुंह पर मारा। तुम बरसों से बनी मेरी इज्जत को यूं मिट्टी में मिला रही थी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम उन्होंने इसका गला दबाते हुए कहा। जल्दी से दाऊद और एहसन ने आगे बढ़कर हयात खान को पकड़ा। अम्मी से कमरे में ले जाएं, दाऊद ने माँ से कहा। रईसा भी अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में चली गई। हयात ने सारी रात यूं ही रोते हुए गुजार दी। सारी रात रो रो कर सर में शदीद दर्द था, लेकिन वो उठी, मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म पहना और कमरे से बाहर आई तो दाऊद और अब्बू नाश्ता कर रहे थे। हयात खाने से देखकर नाश्ता छोड़ा और उठकर बाहर चला गया। दाऊद ने इससे कहा, नाश्ता कर लो। इसने ये कहकर मना कर दिया कि भाई भूख नहीं है। तभी बाहर गेट के खुलने की आवाज़ आई। हयात खान गाड़ी निकाल कर फैक्ट्री चला गया था। तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे प्लीज़। अम्मी आज रिज़ल्ट आ रहा है तो मैं कॉलेज आ रही हूँ, आयात ने गाड़ी की आवाज़ सुनते हुए कहा। सबा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इससे रात वाली बात पे नाराज़ थी। दाऊद नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगा तो आयात को आवाज़ दी, आ जाओ अब। आयात और दाऊद को कॉलेज जाने तक बिल्कुल खामोश रहे। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आयात बाइक से उतरकर सीधा क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में कुछ लड़कियां रिजल्ट को लेकर पुरजोश थीं और कुछ परेशान, इसलिए किसी ने हाथ के इसकी तरह मुंह बनाए बैठे रहने पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं की। तकरीबन 10:20 पर सर कलीम हाथ में 2 पेज पकड़े क्लास में दाखिल हुए तो लड़कियों ने हुटिंग शुरू कर दी। सर ने लड़कियों को रिजल्ट बताने से पहले अच्छा खासा लेक्चर दिया। लड़कियों ने एक दफ़ा फिर से शोर मचा दिया।
फिर सर ने कॉलेज में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाली को सराहते हुए बाकी लड़कियों के मार्क्स बताए। आयात ने 400 मार्क्स लेकर लिए, जो कि ना सिर्फ टीचर्स बल्कि इसके लिए खुद भी काफ़ी हैरानकुन बात थी। आयात के मार्क्स बताते हुए सर ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयात इतने ज़्यादा नंबर ले लेगी, क्योंकि पढ़ती तो ये है नहीं। जिस पर सब क्लास हंसने लगी, मगर वो वैसे ही चुपचाप बैठी रही। छुट्टी का वक्त हुआ तो आयात ने दाऊद को कॉल करने के लिए बैग में फ़ोन निकालने के लिए हाथ डाला तो रात का पूरा वाक़या इसकी आंखों के सामने आ गया। सानिया ने इसे हिलाते हुए कहा, चलो उठ जाओ अब, तुमने घर नहीं जाना आज क्या? दिल तो इसका यही कह रहा था कि शायद कोई इसे कह दे कि घर मत जाओ, मेरा सेल फोन घर रह गया है, थोड़ी देर में अब्बू यहाँ दाऊद लेने आ जाते हैं, आयत ने सानिया से कहा। चलो तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रुकती हूँ, सानिया ने आयात को दिलासा देते हुए कहा। पूरा कॉलेज खाली होने को था, मगर आयात को कोई लेने नहीं आ रहा था। तभी सानिया ने आयात को कहा, यार आयात, मुझे भी देर हो रही है और मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले भूल गए हैं कि आज तुम कॉलेज गई हो, तो ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ चलो, लोकल पे चलो, मगर मुझे रास्ते नहीं आते। आयात ने रोने वाले मुंह बनाते हुए कहा, ओहो तुम टेंशन मत लो, यहाँ से मैं तुम्हें बता दूंगी और आगे से तुम गाड़ी वाले से पूछ लेना, वो बता देंगे, तुम चलो बस मेरे साथ। सानिया ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आयात और सानिया कॉलेज से निकलकर मेन रोड के पास आकर रक्शे का इंतज़ार करने लगी। तभी आयात को चक्कर आने लगे। आयात तुम ठीक तो हो? सानिया ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस दुआ करना खैरियत से घर पहुँच जाऊँ। आयात ने सानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। एक रक्शे वाला आदमी इसके पास आकर खड़ा हुआ। बाजी किधर जाना है? आयात ने आस्था से इससे फाटक का कहा। इसने फिर से पूछा, बाजी किधर? तभी सानिया ने कहा, बहरे हो भाई, अपनी कवाली की आवाज़ कम करो ना, तो तुम्हें कुछ सुनाई दे, फाटक जाना है। अच्छा बैठे, रक्शे वाले ने कहा। तो सानिया ने पहले आयात को और फिर को देखा, फिर से रक्शे में बैठाया और फिर खुद दूसरे रक्शे में बैठी। आयात दिल ही दिल में डर भी रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, घर में कहीं कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। तभी रक्शे वाले ने नुसरत साहब की कवाली लगा दी और साथ खुद भी बोलने लगा। उस कवाली के प्यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, ये अल्फाज सुनकर आयात की आंखों में आंसू आ रहे थे। इसे नहीं पता था इसे क्या हो रहा है। रक्शे वाले ने एक गाड़ी को कट कराते हुए आगे निकलना चाहा। आयात को चक्कर आया और रक्शे से नीचे गिर गई। पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी आयात के टांगे कुचल चुकी थी। रक्शे वाला ड्राइवर डरकर भाग गया, जबकि कार वाले ने जल्दी से रेस्क्यू 1122 को कॉल की। रोड पर ट्रैफिक जाम हो चुकी थी, हर तरफ खून ही खून था। रेस्क्यू टीम ने आयात को जल्द से जल्द सिविल अस्पताल पहुंचाया। आयात को इमरजेंसी में ले जाया गया। आयात के घर ना पहुंचने पर इधर सबा का बुरा हाल था। इसने दाऊद को कॉल की। दाऊद, आयात अभी तक कॉलेज से नहीं आई है। अम्मी मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, आप परेशान ना हो, दाऊद ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। दाऊद कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज बंद हो चुका था। इसने चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि हम हर क्लास देखकर फिर इसे बंद करते हैं। हो सकता है लड़की अपनी किसी दोस्त की तरफ चली गई हो। दाऊद ने माँ को कॉल की। अम्मी आयात इधर नहीं है, कॉलेज बंद हो चुका है, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, सबा ने रोते हुए कहा। कहीं भाग वाग तो नहीं गई? भाई को तो बताओ, पास बैठी फरीदा ने कहा। अम्मी आप इसका सेल फ़ोन ढूंढकर इसकी फ्रेंड्स को कॉल करके पूछें। ये कहते ही इसने कॉल बंद करके अब्बू को कॉल करके सब बताया। हयात खान फैक्ट्री से घर आए तो सबा रोने लगी। तुम अपना रोना धोना बंद करो, अगर वो कहीं मुंह काला करके आई तो गोली मार दूंगा इसे। मैं सुबह थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ, काश पैदा होते ही मैंने इसे दफन कर दिया होता, वो चिल्लाया। पुप्पो और रईसा और ऐसे बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। रात को दाऊद थक हार कर घर आए तो सबा ने इससे पूछा, कुछ पता चला? नहीं, इसने जवाब दिया। आपने इसकी दोस्तों को कॉल करके पूछा? नहीं, इसका सेल फ़ोन नहीं चला, सबा ने जवाब दिया। अम्मी आप भी ना सिम किसी और फ़ोन में डाल लेती। अब इसे गुस्सा आ रहा था। इसने आयात की सिम अपने फ़ोन में डाल के इसकी 2-3 दोस्तों को कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कॉलेज से निकली थी तो सानिया के साथ थी। दाऊद ने जल्दी से सानिया को कॉल की तो उसने बताया कि आयात इसके साथ ही थी। इसने आपका बहुत इंतज़ार किया, जब आप नहीं आए तो मैंने इसे रक्शे में बैठा दिया था। इसे रास्ते रास्ते नहीं पता थे पागल, दाऊद सानिया पर चलाते हुए बोला। इसकी तबीयत भी कुछ ख़राब सी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये कहते हुए सानिया ने फ़ोन बंद कर दिया। सारी रात ऐसे ही परेशानी में गुजरी। सब अपने अपने कमरों में चली गईं। सबा इधर ही बैठी दुआएं कर रही थी और दाऊद को 9 बजे के करीब यूनिवर्सिटी से एक दोस्त की कॉल आई। यार प्रेजेंटेशन है, किधर हो तुम? मैं नहीं आ सकता, इमरजेंसी हो गई है, तुम लोग दे दो, मैं बाद में देख लूँगा जो भी होगा।
दाऊद ने इतना कहकर कॉल बंद करके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगा। एक दोस्त का स्टेटस देखकर इसके होश उड़ गए। वो जल्दी से उठा और अम्मी की तरफ भागा। अम्मी अब्बू, इसने आवाज़ दी, क्या हुआ? लाउंज में बैठी पुप्पो ने कहा। वो बिना जवाब दिए अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ लपका। अब्बू आयात अस्पताल में है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश या गमगीन। या अल्लाह, तुम्हें कैसे पता चला? सबा ने रोते हुए पूछा। मेरे एक यूनिवर्सिटी फेलो ने किसी डॉक्टर के स्टेटस का स्क्रीनशॉट लगाया है। आप बस जल्दी से उठें। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचे। जिस डॉक्टर का इस लड़के ने बताया था वो सब सीधा इस डॉक्टर के कमरे की तरफ गया। तभी डॉक्टर राउंड के लिए अपने कमरे से निकल रहा था। डॉक्टर को देखकर सबा ने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है और किधर है? डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। फिर हयात खान ने डॉक्टर को बहुत ही थमुल से सब पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि मिर्ज़ा को कल रोड एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू टीम ने अस्पताल पहुंचाया। इसकी हालत काफ़ी सीरियस है क्योंकि अस्पताल आने तक खून काफ़ी बह चुका था। आप बस दुआ करें। सबा ये सुनकर रोने लगी। फरीदा ने इसे चुप कराते हुए बेंच पर बैठाया। एसएन ने एसएम को कॉल करके आयात की हालत के बारे में बताया तो वो भी अस्पताल पहुंच गया। एसएम ने आते ही पूछा, कैसे हुआ ये सब? कुछ पता नहीं, सुबह से शाम होने को है और आयात को अभी तक होश नहीं आया है। सबा गम से न डालती। हौसला करे ताई अम्मी, अल्लाह सब ठीक करेगा, एसम ने कहा। इतने में नर्स आई। आप लोग आयात के साथ हैं, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। दाऊद ने बाकी सबको इधर ही बैठने का कहा और ख़ुद डॉक्टर के पास ही होकर वापस आकर बताया कि आयात को होश आ गया है। मैं इसकी मेडिसिन लेकर आता हूँ, वो पहले से बेहतर है। इसने ये बात बताने से गुरेज किया कि इसकी हालत अभी भी ख़तरे में है। सबा ने हाथ उठाते हुए कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर दे। वो मेडिसिन लेकर आया तो डॉक्टर ने इन्हें मिलने की इजाज़त दे दी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। वो रोते हुए माँ से कह रही थी। दाऊद, मेरे जाने के बाद अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। तुम ऐसी बातें मत करो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दाऊद ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा। मगर वो अब एक ही दफ़ा चुप होने वाली थी। और अब्बू, आपको मैंने बहुत दुख दिए हैं ना। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि इसके बच्चे इसकी इज़्ज़त का मान रखें, मगर मैं तो आपका मान रख ही नहीं पाई। लेकिन अब्बू, इस बच्चे की ख्वाहिशात का क्या? बाप को हमेशा ये डर होता है कि इसकी बेटी कहीं अपनी मर्ज़ी ना कर ले। मगर यकीन जाने अब्बू, एक बेटी को भी यही डर रहता है कहीं बाप इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला इसकी मर्ज़ी के बिना ना कर दे। मगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो अब उखड़े उखड़े सांस लेकर कह रही थी। ऐसा न ज़रा दूर खड़ा था। इसने इसे इशारा करते हुए कहा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, इसकी मोहब्बत को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि इंतज़ार करते हैं। ऐसा इस बात पर अपने आंसू ना रोक सका तो आयात ने इसे आहिस्ता से कहा, खुदा करे तुम किसी से मोहब्बत करो, वो तुमसे कहे मेरी मंजिल मेरी हद, तुमसे तुम तक, फ़ख्रिया के तुम मेरे हो, फ़िक्रिया के कब तक। और तुम जवाब ना दे सको, मगर मैं ये भी दुआ करूँगी कि जिससे तुम मोहब्बत करो इससे कभी ना बिछड़ो। इसकी आंखों में आंसू थे, होंठों पे मुस्कुराहट थी। इसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। आयात ने एक नज़र सबको देखा और आंखें बंद कर ली। सबा ने 2-3 दफ़ा आयात आयात कहते हुए हलाया। दाऊद जल्दी से डॉक्टर को लेने गया, मगर वो डॉक्टर के आने से पहले ही इन सबसे दूर जा चुकी थी। इसकी रूह इसके जिस्म से बिछड़ चुकी थी। डॉक्टर ने आते ही इसकी नब्ज़ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। हयात खान ने दीवार को टेक लगाई। सबा ने अपने सब्र के सब पुल तोड़ दिए। वो इन सब के बीच खामोश पड़ी थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? शॉर्ट नावल था, सैड था। मुझे नहीं पता था ये सैड होगा। तो आप भी बता दीजिएगा कैसा लगा। मैंने भी पढ़ लिया तो आप भी सुन लीजिएगा। चलें फिर एक और नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।